संरचना स्टार्ट कर रहा था। क्या टॉपिक है नया? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ठीक है। परमाणु संरचना में क्या बेटा, देखो नाभिकीय भौतिकी में नाभिक के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु संरचना में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, तो केंद्र पे नाभिक होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है ये। लेकिन परमाणु के बारे में सबसे पहले बात करी थॉमसन ने, थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। उसने बताया तरबूज में जैसे बीज होते हैं वैसे सारा प्लस चार्ज फैला होता है और बीच में इलेक्ट्रॉन, तरबूज के बीज की समान होते, जैसे बीज लगे होते हैं तरबूज के अंदर वैसे इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है अंदर। पर वो मॉडल ज्यादा चला नहीं, वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मतलब उसका कोई खास अस्तित्व नहीं था। सबसे पहला ढंग का मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। किसने दिया? रदरफोर्ड। तो अपन बात करते हैं रदरफोर्ड। तो पहले देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या बोला, कैसे प्रूव करा और फिर उसकी कमियां। तो रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड ने बोला कि किसी भी नाभिक का सारा धनावेश एक केंद्र पर केंद्रित होता है। सारे नाभिक का सारा धनावेश व सारा द्रव्यमान एक केंद्र पर केंद्रित होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं। उसने कोई तुक्के में नहीं बोला रदरफोर्ड जी ने, तो उन्होंने प्रयोग से सिद्ध किया। सर कैसे सिद्ध किया? स्वर्ण पट्टी का प्रयोग, बहुत वेल नोन प्रयोग है स्वर्ण पट्टी का। यहां रखी गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पट्टी का, ठीक है। क्या रखी बेटा? स्वर्ण पट्टी का, है ना, गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पट्टी का, गोल्ड फॉइल। तो ये गोल्ड फॉइल प्रयोग है स्वर्ण पट्टी का। इसमें क्या करा बेटा, इन्होंने यहां पे एक अल्फा कण उत्सर्जित करने वाला एक लेड का एक रेडियो सक्रिय तत्व जो अल्फा कण उत्सर्जित करे वो है लेड, पीबी, पीडी नहीं पीबी, लेड है ना, एक लेड धातु रखी जो अल्फा कण उत्सर्जित कर रही है। इस अल्फा कण की एक सीधी बीम बनाई और वो अल्फा कणों को यहां से पार कराया। जब अल्फा कण सोने की पट्टी का मतलब हो गया सोने का नाभिक, सोने का परमाणु, तो सोने के परमाणु से गुजरी, तो उन्होंने पाया कि जितने भी अल्फा कण जा रहे हैं प्रति सेकंड या प्रति मिनट, उनमें से अधिकतर तो सीधे चले गए। अब उनको देखने के लिए एक संसूचक लगाया, है ना, वृत्ताकार मार्ग पे ऐसा वृत्ताकार वो लगा दिया स्केल, उसके ऊपर एक संसूचक घूम रहा है डी, है ना। मुद्दे की बातें लिख रहा हूं, ज्यादा फालतू का डायग्राम नहीं बना रहा हूं। डी ये घूमा तो अधिकतर सीधे मिले अल्फा कण, अधिकतर 0 डिग्री के कोण पर मिले। तो अधिकतर अल्फा कण कहां मिले बेटा? 0 डिग्री के कोण पे है यहाँ। और अलग अलग कोणों पे अलग अलग मिलते रहे। 90 डिग्री पे बहुत कम और 180 पे 20,000 में से एक, 20,000 अल्फा कण गिरा, उसमें से एक मिला 180 पे, है ना। यहाँ 180 पे बिल्कुल विपरीत, जैसा गया वैसा लौटा। यार एक बात बताओ, 20,000 कणों में से एक वापस लौटा अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है? धनावेश। ये अल्फा कण ये, तो मैं बोल दूं He++। तो ये अल्फा कणों का पुंज, यानी कि धनावेश का पुंज जा रहा है, उसमें से 20,000 में से एक लौटा का मतलब मैं बोल दूं सामने कोई धनावेश रखा तभी तो धन से प्रतिकर्षित हो गया। तो धनावेश वापस लौट गया, इसका मतलब सामने कोई धनावेश रखा। अरे क्लियर है क्या? तो जब अल्फा कण गए तो मैं बोल दूं सामने धनावेश रखा है, लेकिन बहुत कम धनावेश रखा है, क्योंकि 20,000 में से एक लौटा। अगर खूब सारा धनावेश होता तो सारे ही लौट जाते हैं, बहुत ज्यादा लौटते, अधिकतर सीधे चले गए। इससे यह पता पड़ा परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त है, अलग अलग कोणों पर विचलित हुए का मतलब केंद्र पर रखे धनावेश से प्रतिकर्षण हुआ। जितना कण धनावेश से दूर हुआ, केंद्र से दूर हुआ, उतना कम विचलित हुआ, जितना करीब हुआ उतना अधिक विचलित हुआ। और अगर बिल्कुल सीध में चला गया तो 180 पे लौट गया। इधर आओ। तो उन्होंने ग्राफ बनाया क्या, और देखो सारी बातें सिस्टमेटिक लिख लो, है ना, रदरफोर्ड के स्वर्ण पट्टिका प्रयोगानुसार, है ना, पट्टी का प्रयोगानुसार पाया गया कि अधिकतर अल्फा कण सीधे चले जाते, सीधे गुजर जाते हैं। अतः अब इससे कंक्लूजन के लिए अतः इससे सीखा गया परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त है, खाली है। तो परमाणु में ज्यादातर भाग खाली है। एक चीज ये सीखी, सब प्रयोगों से प्राप्त हुआ, है ना। और फिर क्या देखा कि कुछ अल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट जाते हैं,
में से एक, 18,000 में से लगभग 18,000 में से एक। अतः अब इससे क्या सीखा हमने? अतः नाभिक का समस्त परमाणु का समस्त धनावेश, अतः परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश, समस्त पॉजिटिव चार्ज, समस्त धनावेश वह द्रव्यमान धनावेश एक केंद्र पर केंद्रित होता है, एक केंद्र पर, एक बिंदु पर केंद्रित होता है, एक बिंदु बहुत छोटी जगह, बिंदु पर मतलब एक बहुत छोटी जगह में पर केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, उसे नाभिक कहते हैं, उसे नाभिक कहते हैं, उसे नाभिक कहते हैं। समझ गए? बहुत छोटी सी जगह पर केंद्रित होता है, केंद्र पर केंद्रित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। समझ गए? तो समस्त धनावेश एक केंद्र पर केंद्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? नाभिक। ठीक है? तो 20,000 में से एक लोटा है ना, अधिकतर भाग वह कुछ कण अलग अलग कोणों पर विचलित हो जाते हैं, अलग अलग कोणों पर विचलित होते हैं। ठीक है? उसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है? ये n परमाणु के कण है ना, ये नाभिक, ये कणों की संख्या है ना, कण अल्फा कणों की संख्या, अल्फा कणों की संख्या वर्सेस ये कोण अलग अलग कोणों पे। तो 0 डिग्री कोण पर अधिकतर गए, फिर जैसे जैसे कोण बढ़ता गया घटते गए। तो इस प्रकार से अल्फा कणों की संख्या बदलती है ना। अब यहाँ पे चाहो तो ये लिख दो कणों की संख्या को n थीटा, संख्या लिख दो n थीटा, ये तो अलग अलग कोणों पे गए। तो 0 डिग्री पर अधिकतम कण थे और फिर कणों की संख्या घटती गई, और इस सूत्र को ऐसे रहते अपन n कणों की संख्या। अब देखो, अच्छा, और संघट्ट प्राचाल से एक होता है संघट्ट प्राचाल। सर क्या होता है यार संघट्ट प्राचाल? क्या बोला? देखो, जैसे धनावेश है ना नाभिक का, तो नाभिक का समस्त धनावेश एक केंद्र पर केंद्रित है, जिसको अपन नाभिक बोलते हैं। समस्त परमाणु का धनावेश सारा केंद्र पर केंद्रित, जिसको नाभिक बोलते हैं। अभी अल्फा कण की जो गति की दिशा है, ये देखो, ये जो अल्फा कण आपने सामने से फेंका, वो उसकी गति की दिशा ये, इसकी जो गति की दिशा है बेटा, ये उसकी नाभिक से लंबवत दूरी, ये इसको बोलते हैं संघट्ट प्राचाल। अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा की नाभिक से लंबवत दूरी, ये नाभिक से लंबवत उसकी लाइन, अल्फा कण की गति की दिशा की जो लाइन है उसकी नाभिक से लंबवत दूरी, इसको बोलते हैं संघट्ट प्राचाल। क्या बोलते हैं बेटा? संघट्ट प्राचाल। बी से लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं संघट्ट प्राचाल को, इंग्लिश में बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है? इंपैक्ट पैरामीटर, संघट्ट प्राचाल। तो ये लंबवत दूरी। ठीक है? अच्छा, हाँ, तो ये लंबवत दूरी। अब अगर ये बी का मान जितना कम होगा, क्या मैं बोल दूं उतना केंद्र के करीब से गुजरेगा, तो उतना ज्यादा विचलित होगा। तो जितना बी का मान कम होगा उतना अधिक विचलन होगा, उतना अधिक विचलन कोण होगा, अगर समझ गए क्या? तो जितना करीब होगा, तो देखो ये यहां से गुजरा तो मान लो इतना विचलित हुआ। अब एक दूसरा अलग कलर से बनाते हैं अपन, आदत हुई पड़ी, अलग कलर से बनाते हैं। अब जैसे देखो नीला, ये पर्पल कलर वाला कण है ना, ये रानी कलर वाला, ये अगर मान लो ज्यादा करीब से गुजरा तो मान लो संघट्ट प्राचाल घट गया। तो जितना संघट्ट प्राचाल कम होगा, जितना करीब होगा, उतना अधिक विचलित होगा। देखो ये इसका विचलन ज्यादा होगा इस वाले कण का, तो ये प्रतिकर्षित हो गया, ये इतना अधिक विचलित होगा। थोड़ा दूर वाला लो, ये देखो ये लाल कलर वाला, ये अल्फा कण, ये यूं जा रहा है, या येलो कलर में लो, ये पीले कलर वाला लो, ये पीले कलर में अल्फा कण, ये तो मैं बोलूं इसका संघट्ट प्राचाल अधिक है, तो सीधा ये कम विचलित होगा, ये विचलित तो होगा, कम होगा। तो मैं बोलूं सबसे अधिक वो विचलित हुआ, ये देखो ये अल्फा कण, ये ले लो कोण θ1, ठीक है? फिर ये व्हाइट वाला ले लो θ2, ये, और ये येलो वाला ले लो θ3, ये θ3, ये। तो क्या मैं बोल दूं सबसे बड़ा θ1 है, उसके बाद है θ2 और सबसे छोटा है θ3। तो जितना इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है ना, और θ1 सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि b1 सबसे कम है। इंपैक्ट पैरामीटर संघट्ट प्राचाल b1 सबसे कम है। देखो ये सबसे कम है b1, ये b1, ये सबसे कम। ठीक है? ये b2 व्हाइट कलर वाला, ये b2, और ये b3, ये
तो क्या मैं बोल दूं, ये देखो B1 सबसे कम है, B3 सबसे ज्यादा है और B2 से ज्यादा है। ये संगत प्राचाल। तो क्या मैं बोल दूं, जैसे जैसे संगत प्राचाल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे विचलन कोण घटेगा, तो ये कम विचलित हुआ। समझ में आ गई सर? अच्छा, संगत प्राचाल और विचलन कोण में जो कण होते हैं विचलित कण होने वाले, ये विचलन कोण, ये थीटा कोण पर विचलित होने वाले कणों की संख्या, विचलित होने वाले कणों की, विचलित होने वाले कणों की संख्या, कणों की संख्या है ना। चलो ये अभी अपन लिखते हैं ना, अगले पेज पे लिखते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं। हाँ, तो अगले पेज पे लिखते हैं इसको। देखो बेटा, ये देखो थीटा प्रकीर्णन कोण या थीटा विचलन कोण पर विचलित होने वाले कणों की संख्या, ठीक है, संख्या वो विचलन कोण में संबंध, विचलन कोण थीटा में संबंध, ठीक है, ये होता है। तो ये n व्युत्क्रमानुपाती 1/sin की घात 4 थीटा बाई 2, ये sin की घात 4 थीटा बाई 2, ये विचलन कोण थीटा व प्रकीर्णित ये जो विचलित हुए कणों की संख्या में संबंध होता है। ये जो ग्राफ बनाया ना आपने, ये देखो कि कितने कोण पर कितने, तो देखो थीटा बराबर 0 पर ये, अरे बोलो, तो थीटा बराबर 0 पे एक तरीके से लगभग सारे आ गए, मतलब अनंत आ गए। तो देखो थीटा बराबर 0 पे अनंत टाइप ही आ रहा है, देख थीटा बराबर 0 पे अनंत कण आ रहे, जितने हैं वो सब मतलब लगभग सारे आ गए, ये थीटा 0 पे, समझ गए। और थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, साइन का मान बढ़ेगा, तो ये चीज घटेगी, समझ गए। ये तो ये देखो थीटा बराबर 180 डिग्री पे, 180 रखो तो 180 बटा 2 90 एक होता है, तो लगभग कणों की संख्या 1 के आसपास ही रहेगी, समझ गए। तो ये मतलब एक मतलब वो एक नियतांक भी आएगा, तो ये हो गया। अच्छा, अब संगत प्राचाल, ये तो हो गया इसमें, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये संगत प्राचाल वो विचलन कोण थीटा में संबंध, विचलन कोण थीटा में संबंध है ना। संगत प्राचाल बी वो विचलन कोण थीटा में संबंध, तो ये होता है बेटा बी बराबर, इसका एग्जैक्ट संबंध भी ध्यान रखो, के जे डी स्क्वायर अपॉन के अल्फा, अल्फा कणों की गति जुड़ जाए, गति जुड़ जा दी हुई है, अल्फा कण की गति जुड़ जा में, ये अल्फा कण की गति जुड़ जा, ध्यान रखना, ये के अल्फा है ना, कोट थीटा बाई 2, ये क्या है, कोट थीटा बाई 2, ये वाला के क्या बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वो के, और ये गति जुड़ जा वाला के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के अल्फा गति जुड़ जा वाला, ये। अब देखो इन पे छोटे मोटे क्वेश्चन देखते हैं, इधर देख। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, यदि संगत प्राचाल का मान b बराबर 0 है, क्या मतलब हुआ, अल्फा कण उसी दिशा में जा रहा है जिसमें नाभिक है, तभी तो लंबवत दूरी शून्य आएगी, तो विचलन कोण थीटा, ठीक है। तो मैं बोल दो ए 0 डिग्री, बी ठीक है 180 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 60 डिग्री। आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं, पहले तो मैं परिभाषा से करता हूं, ए इधर देख कॉमन सेंस है, तो ये नाभिक है, ए इधर देख परमाणु का नाभिक है, और ये अल्फा कण जा रहा है, तो क्या मैं बोल दूं अल्फा कण जाएगा, और तो संगत प्राचाल 0 तभी तो होगा, ये बी बराबर 0, तो बी बराबर 0 मतलब नाभिक से लंबवत दूरी 0 मतलब नाभिक की सीध में जा रहा है, तो मैं बोल दूं ये कहीं ना कहीं जाके मुड़ के आ जाएगा वापस, ये तो ये जाएगा और टर्न करके आ जाएगा, ये तो उसी दिशा में जाएगा और मुड़ के आ जाएगा, ये न्यूनतम पहुंच की दूरी, इसकी भी बात करूंगा आगे मैं, ये क्या मैं बोल दूं, ये न्यूनतम पहुंच की दूरी आ जाएगी आर मिनिमम। फिलहाल तो 180, तो जैसे गया उल्टा लौट गया, तो 180 का विचलन है, तो क्या मैं बोल दूं कण 180 डिग्री के विचलन कौन से विचलित हो जाएगा, ये 180 से मुड़, ठीक साहब।
सर सूत्र से बता तो ये देखो, ये होता k 1/4πε0 है ना, ZE² अपॉन k अल्फा, कण की गति जुड़ जा, कोट θ/2। अभी मेरे को कोई मतलब नहीं, ये जीरो, तो जीरो कब आएगा, जब ये जीरो आ जाए तो बोल दू ये जीरो, b बराबर जीरो, तो मैं बोल दू कोट θ/2। देखो पीछे भी कोट ही लिखा ना मैंने, अरे ये कोट है यार, ये कोस लिख दिया, ये कोट है, कोट थीटा, बोला कोट था मैंने, लिख कोस दिया, ठीक है सर। तो यहां से बोल दू ये कोट θ/2, और कोट जीरो तो मैं बोल दू 1/10, इधर देख, इसको 1/10 θ/2 कर देता हूं, है ना, उसमें अच्छा समझ में आएगा जीरो। तो यहां से tan θ/2 बराबर 1/0 आ गया है, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ये, और tan θ/2 इनफाइनाइट कब होता है, जब अंदर 90 डिग्री आ जाए, ये 90 डिग्री हो जाए पूरा, तो मैं बोलता हूं यहां से θ/2 बराबर 90 डिग्री, तो यहां से θ बराबर 180 डिग्री आ गया, विचलन कोण 180 डिग्री। तो जीरो इंपैक्ट पैरामीटर, संगत प्राचल जीरो तब हो जब होगा तो विचलन कोण 180 डिग्री होगा, जैसे गया वैसे लौट जाएगा। सर सारी बात समझ में आ गई, चला जाओ। अब ये देखो, यदि 60 डिग्री विचलन कोण पर 12 अल्फा कण प्रति सेकंड प्राप्त होते, प्रति मिनट प्राप्त होते, हर एक मिनट में 12 अल्फा कण प्रति मिनट प्राप्त होते हैं, कितने, 60 डिग्री विचलन कोण पर, तो 90 डिग्री विचलन कोण पर प्राप्त अल्फा कण प्रति मिनट, बताइए, प्राप्त कोण पर, विचलन कोण पर प्राप्त अल्फा कोण प्रति मिनट ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, कण होंगे, कितने होंगे, तो अब आ जाओ, तो यहां से बोल दो ए 12 अल्फा कण प्रति मिनट, 12 बी 3 सी 4 डी 36, है ना। अब देखो दिमाग भी लगाएंगे और हल भी करेंगे, सुनना, क्या मैं बोल दूं, पहले तो 60 डिग्री विचलन, बताओ 90 डिग्री विचलन, 90 डिग्री विचलित होने के लिए और 60 डिग्री, तो मैं बोल दूं अधिकतर कण सीधे चले गए, मतलब न के बराबर विचलन हुआ, जो जितना करीब है उतना ज्यादा विचलित हुआ, और ये 180 पे विचलित हुआ जो सीधा गया। अरे बोलो, और याद है जैसे जैसे विचलन कोण बटा संख्या घटती गई, कणों की संख्या घटती गई थी, याद है, तो क्या मैं बोल दूं 60 डिग्री पे ज्यादा मिलेंगे और 90 डिग्री पे और कम मिलेंगे, बायोलॉजी 90 पे तो और कम मिलेंगे, तो 90 डिग्री विचलन कोण पे तो संख्या कम होगी, तो क्या मैं बोल दूं आंसर कम आएगा। तो 90 डिग्री पर अल्फा कण कम होंगे, कितने, 60 डिग्री पर अल्फा कणों से, क्योंकि ग्राफ पता है मेरे को कणों से, तो जैसे जैसे थीटा अल्फा विचलन कोण बढ़ता है वैसे वैसे अल्फा कणों की संख्या घटती है, तो क्या मैं बोल दूं कम आएंगे, तो 12 तो आएंगे नहीं, 12 अल्फा कण नहीं आएंगे, कम आएंगे, 36 भी नहीं आएंगे, कम आएंगे, इन दो में से एक। अब हल करो, तो याद है कणों की संख्या विचलन कोण की में साइन θ/2 की चतुर्थघात के समानुपाती होता है, ये देख, आ जाओ सब, तो यहां से आओ, तो मैं बोल दूं ये 12 n1 पहली बार जो अल्फा कण है और दूसरी बार ज्ञात करने, बराबर साइन 4 θ2/2, नीचे 2 है तो ऊपर 2 आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, साइन 4 θ1/2, ये आ जाओ सब, तो आ जाओ, तो n1 12 था, 12 अल्फा कण प्रति मिनट, 12/n ये निकालना दूसरा, बराबर, ये देखो, ये पहले जो निकालना उसमें 90 डिग्री कोण था, 90/2 की घात 4, यहाँ पे साइन की घात 4 60/2, तो कितना आ जाएगा बोलो, 12/n इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा 45, तो 1/√2 की घात 4 अपॉन, ये आ जाएगा 30, 1/2 की घात 4, ठीक है, तो ये 1/√2, तो ये √2 की घात 4 12/n, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा कितना, 12/2 बार 4, तो 4, तो बोल भी आ जाएगा n बराबर 3 अल्फा कण प्रति मिनट, 3 अल्फा कण प्रति मिनट, आंसर, तो प्रति मिनट 3 अल्फा कण मिलेंगे। सर समझ में आ गई, तो ये सूत्र कैसे काम आया, समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा कणों की संख्या व प्रकीर्णन कोण में संबंध, विचलन कोण में संबंध होती है, दिमाग लगाया, कम आएगा, कितना कम आएगा ये, चलो आ जाओ, हाँ अब आ जाओ
अगला क्वेश्चन देखो, 60 डिग्री व 120 डिग्री पर विचलित होने वाले, विचलित होने वाले, ये इसी क्या है, विचलित होने वाले अल्फा कणों के लिए संगत प्राचाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। का अनुपात बीटा 1 अनुपात बीटा 2, सॉरी B1 अनुपात B2 ज्ञात कीजिए। अनुपात होगा कितना, अनुपात होगा, ठीक है क्या, 60 डिग्री व 120 डिग्री पर विचलित होने वाले अल्फा कणों के लिए संगत प्राचालों का अनुपात A। चलो अब आ जाओ, वो चलो हल ही कर लो, चल करते A। तीन अनुपात 1 B, 1 अनुपात 3 C, 1 अनुपात √3 D, √3 अनुपात 1। चलाओ, पहले दिमाग लगा फिर हल करना, पहले दिमाग लगा सॉल्यूशन, पहले दिमाग लगाते हैं। 60 व 120 है ना, संगत प्राचाल का अनुपात। पहले ये बता, 120 पर विचलित होना के लिए ज्यादा करीब से गुजरना चाहिए 60 के लिए 120, क्योंकि यार जितना करीब से गुजरता उतना ज्यादा विचलित होता है। एक बार चित्र बना के बताता हूं, ये नाभिक, ये अल्फा कण, जितना करीब से गुजरेगा और जितना दूर से गुजरेगा, दूर वाला कम और ये पास वाला ज्यादा, तो मैं बोल दूं ये 120 वाला होगा। अरे यार मतलब और ज्यादा विचलित, हमने समझ गया, तो मैं बोल दूं ये ज्यादा, तो जितना करीब होगा उतना ज्यादा विचलित होगा, तो विचलन कोण 120 के लिए ज्यादा करीब होगा। समझ गए क्या, विचलन कोण 120 के लिए ज्यादा करीब होगा, तो विचलन कोण 120 के लिए ज्यादा करीब होगा, तो बोल दूं 120 डिग्री विचलन कोण के लिए, विचलन कोण के लिए B कम होगा किससे, एक 60 डिग्री विचलन कोण के लिए, 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री विचलन के लिए B से, तो जो 60 डिग्री विचलन के लिए B चाहिए उससे 120 डिग्री विचलन के लिए B का मान कम होगा। क्यों, क्योंकि जितना करीब, जितना B कम होगा उतना ज्यादा विचलन कोण आएगा। ठीक सा, तो क्या मैं बोल दूं, ये आ जाओ, B फॉर 60 डिग्री बटा B फॉर 120 डिग्री, तो याद है ये आता कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अल्फा ZE स्क्वायर कोट 60 डिग्री बटा 2 बटा यही पूरी रामायण कोट 120 डिग्री बटा 2। अभी लिखा ना सूत्र, संगत प्राचाल व विचलन कोण में संबंध, तो मैं बोलता हूं ये कट जाएंगे पूरा। अब आ जाओ, तो यहां से कोट 60 बटा, तो कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री बटा कोट 120 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। और याद है कोट 10 का उल्टा होता है, तो 10 30 का मान 1/√3 होता था, ये √3, कोट 10 60 का मान √3 होता था, ये 1/√3, तो ऊपर आया √3 और नीचे आएगा 1/√3, तो यहां से आ जाएगा 3:1। ठीक है, ये पहले अक्कल से, तो मैं बोल दूं 120 डिग्री के लिए विचलन कोण के लिए कब होगा संगत प्राचाल, तो मैं बोल दूं पहला वाला ज्यादा आएगा, तो B1 ज्यादा आएगा B2 से, तो मैं बोल दूं ये अनुपात में ये ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा तो ये गया, इधर ज्यादा होगा तो ये गया, ये दो बचे, ये और ये। अरे इधर वाला ज्यादा आएगा, अब देख लो 3:1 आया, तो अपने आप ये 3, तो ये भी गलत हो गया ये। तो लॉजिकली दिमाग लगाने पर यह पता पड़ा कि जिसका विचलन कोण कम है उसका संगत प्राचाल ज्यादा है। कम विचलित वो होते जो दूर होते, जिनका संगत प्राचाल ज्यादा होता है, दूर वाले कण कम विचलित होते हैं। तो दिमाग से 2 गए, 2 बचे। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल ओके सर। तो ये तो बात हो गई अल्फा कणों की संख्या हो रही है, ठीक है। तो अधिकतर भाग रिक्त होता है, ये सब ये बता दिया। तो रदरफोर्ड ने, लेकिन रदरफोर्ड कमियां, तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है, अधिकतर भाग रिक्त होता है, भाग रिक्त होता है, लिखा दिया ना भी होता है, वापस रिवीजन कर रहा होता है। वह समस्त आवेश वह द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित होता है, केंद्र पर
केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक समस्त धनावेश, समस्त पॉजिटिव आवेश, जिसे नाभिक कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते। ये सारी बातें उसने बोल दी, ठीक है। लेकिन देखो, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते, ये बात सब ओके है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कमियां, रदरफोर्ड की कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड तो इसने सब एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, केंद्र पे धनावेश बिल्कुल अल्फा कण फेंक के बताया, तो अपन झुटला तो सकते नहीं। रदरफोर्ड की कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की, परमाणु मॉडल की, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, परमाणु मॉडल की कमियां। अब देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी, ठीक है। यह नाभिक के स्थायित्व को न समझा सका, यह नाभिक के स्थायित्व को नहीं बता सका, तो नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा सका। सर कैसे? देखो, तब तक क्या है, तब तक यह सिद्ध हो चुका था कि हर गतिशील कण, हर त्वरित कण लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है। याद है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बनने का प्रूफ आ चुका था कि वो त्वरित कणों द्वारा बनती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो जब विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती है और हर त्वरित कण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी घूमता हुआ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करना चाहिए। और अगर ये लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेगा तो इसका पथ लगातार वृत्ताकार नहीं रहेगा, और ये ऊर्जा उत्सर्जित करते करते इसका पथ वृत्ताकार थोड़ा घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा उत्सर्जित करेगा वेग घटेगा, इसकी गतिज ऊर्जा घटेगी, तो बाहर वाला बल घटेगा, तो अंदर वाला बल इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये कुंडलिनी पथ बनाता हुआ अंदर गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये था साइंटिस्ट लोगों का, दूसरे साइंटिस्टों का, कि भैया तू कह रहा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये त्वरित कण है, तो लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हुए, ऊर्जा की हानि करते हुए, कुंडलिनी पथ बनाते हुए अंदर क्यों नहीं गिरा? तो नाभिक स्थायी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे और अंदर गिरने चाहिए। तो रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे सका, यानी कि वो स्थायित्व को न बता सका कि इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से चारों तरफ घूमते हैं, इस बात को सिद्ध नहीं कर सका। पर काफी सक्सेसफुल मॉडल था, प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो गया था कि अधिकतर भाग देखते धन, सारा समस्त धनावेश केंद्र पर केंद्रित है, सारा द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित है। क्यों? क्योंकि बाकी के अल्फा कण टकरा के रुके नहीं, सीधे चले गए अधिकतर, इसका मतलब खाली जगह बहुत ज्यादा है। ठीक सर। सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हर जगह स्थायी है, हर जगह रह सकता है, मतलब स्थायी रह सकता है, स्थायी है, तो परमाणु का स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बैंड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, रेखीय नहीं। जबकि यहां पर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है परमाणु का, वो रेखीय प्राप्त होता है, जबकि बैंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नाभिक के चारों तरफ हर जगह इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फिर तो रेखीय बैंड प्राप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर संभव कक्षा में गमन कर सकता है। अगर सब जगह रह सकता है, वो सब जगह, तो कहीं से भी कहीं पे भी आ जाना चाहिए, और हर तरह का ऊर्जा अंतराल मौजूद होना चाहिए स्पेक्ट्रम में, पर रेखीय प्राप्त होता है। तो वो रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है, बैंड क्यों नहीं होता, वो नहीं समझा सके। और रेखीय स्पेक्ट्रम होने का मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, कुछ पर्टिकुलर जगहों पर, नाभिक के चारों ओर कुछ पर्टिकुलर कक्षाएं हैं, वहीं रह सकता है। इसका मतलब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर कक्षाओं में ही रह सकता है, हर जगह नहीं। ये बात हो गई इसका मतलब। तो ठीक सर। तो एक तो नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझा सका और एक रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। ये सारी बातें समझाई बोहर ने। तो बोहर मॉडल, अब क्या बात कर रहे हैं अपन? बोहर मॉडल। तो रदरफोर्ड की कमियों को लेकर बोहर चला
और बोहर ने एक नया मॉडल प्रस्तुत करा परमाणु का, उसको बोलते हैं बोहर मॉडल। अब देखो बोहर ने बोला हाँ बेटा, आप देखते हैं न्यूनतम पहुंच की दूरी वाले क्वेश्चन है ना, न्यूनतम, अभी अपन ने देखा था ना न्यूनतम पहुंच की दूरी, ये तो देखो अभी अपन ने बात की थी जैसे कि अल्फा कण जब संघट्ट प्राचाल 0 पे जाता है तो मैं बोल दूं 180 डिग्री पर विचलित होता है, एक न्यूनतम दूरी पे जाके मुड़ जाता है, ये न्यूनतम पहुंच की दूरी। ये डी मिनिमम, ये न्यूनतम पहुंच की दूरी। यहाँ आवेश है जेडी, यहाँ आवेश है अल्फा कण का 2e, ये अल्फा कण का आवेश 2e होता है, ध्यान रखना He++, तो 2e, ये न्यूनतम पहुंच की दूरी। तो अब आ जाओ, और ये स्थिर कण है ना, ये फिक्स। अगर अल्फा कण बहुत भारी है, अल्फा कण बहुत हल्का और नाभिक बहुत भारी है, परमाणु क्रमांक 30-40 वाला, तो मैं बोलता हूँ इसकी तुलना में अगर बहुत भारी है तो लगभग स्थिर रहेगा। संवेग संरक्षण भी करता हूं तो इतना ज्यादा भार है कि उसकी गति लगभग 0 होगी, तो मैं बोल दूं तो न्यूनतम पहुंच की दूरी ऊर्जा संरक्षण से, बोलो ऊर्जा संरक्षण से, ये ध्यान रखना, उसको स्थिर मान लिया संरक्षण से, तो मैं बोल दूं अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है बराबर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा की सारी गतिज ऊर्जा, मैं बोल दूं स्थिर विद्युत की स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, क्लियर है? तो क्या मैं बोल दूं यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बोलो के अल्फा जो भी दी हुई होगी, तो मैं यहां से बोल दूं के 1/k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r हो जाएगी न्यूनतम पहुंच की दूरी डी मिनिमम। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, डी मिनिमम बराबर के, ये जेडी नाभिक का आवेश e 2e किसका आवेश, अल्फा कण का आवेश बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अल्फा, ये अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के अल्फा, ये न्यूनतम पहुंच की दूरी हो गई, ये डी मिनिमम। तो कितना आ जाएगा बेटा, जेडी 2e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अल्फा, ये आ गई न्यूनतम पहुंच की दूरी, समझ गए? और इसको हल करना है तो यहां से हाफ mv स्क्वायर, तो ठीक है पदों में, तो कई बार बोलते हैं किसके व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती होती है, इसमें भी खूब क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे न्यूनतम पहुंच की दूरी जेडी के समानुपाती है ना, गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती, अब हाफ mv स्क्वायर लिख दो तो v स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, अल्फा कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, समझ गया? तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि अल्फा कण की सारी गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई, स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा में, ठीक सर? तो सर ये समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन करते हैं, ये देखो, यदि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाला अल्फा कण एक परमाणु क्रमांक 50 वाले स्थिर नाभिक की ओर गति करता है, की ओर नाभिक की दिशा में गतिशील है, नाभिक की दिशा में गतिशील है, तो न्यूनतम पहुंच की दूरी ज्ञात करो, ठीक सर, ये हल। तो न्यूनतम पहुंच की दूरी, तो मैं बोल दूं यहां पे आ जाओ, के अल्फा बराबर के जेडी ई अपॉन डी मिनिमम, आ जाओ, ये के अलग है, ये के अल्फा अलग है, तो यहां आ जाएगा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹
जेड ई, जेड कितना है 50, ए जेड 50 ई, तो 50 ई आवेश हो गया नाभिक के अंदर, इनटू ये अल्फा कण 2e, अल्फा कण का आवेश तो 2e है ना बेटा, यहाँ पे ई नहीं 2e, तो अल्फा कण का आवेश है 2e बटा बी मिनिमम निकालना। आ जाओ यहाँ से मेगा का मान रख दो, ई से ही एक ही काट दो, तो आ जाओ यहाँ कितना आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 की घात 6 इंटू 1.6 या 1.6 इंटू 10 की घात -19 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की घात 9, जेड 50 इंटू 1 ये 2 100 ई स्क्वायर हो जाएगा, 100 ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की घात -19 की घात 2 अपॉन बी मिनिमम। यहाँ जाओ तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 से कट गया, तो कितना आ जाएगा बोलो, डी मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 की घात 6, ये आ जाएगा कितना 11, तो इसको इधर भेजो डी मिनिमम, तो ये आ जाएगा 9 इंटू ये 10 की घात 19, यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात 11, तो 10 की घात -8 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -8 अपॉन ये आ जाएगा 10 की घात 7, ये कितना आ गया, 10 की घात -7 ऊपर आ गया -16, तो 9 14.4 इंटू 10 की घात -15, ये तो 1.44 इंटू या यूं देखो 14.4 फर्मी, 14.4 फर्मी, ये इतना आएगा डी मिनिमम इतना करीब आ जाएगा 14.4 फर्मी के करीब, ठीक है 14.4 फर्मी, ठीक सर। देखो दूरी बहुत ज्यादा है, नाभिक की दूरी से बहुत ज्यादा दूरी है, तो ये मर्ज नहीं होंगे, याद है 1-2 फर्मी आ जाता तो अंदर मर्ज हो जाता नाभिक के, क्यों, क्योंकि फिर तो नाभिक की आकर्षण लगने लग जाता, पर ये दूरी इतनी है कि प्रतिकर्षण के कारण वापस भाग जाएगा स्थिर विद्युत की प्रतिकर्षण के कारण। ओके सर, तो सारी गतिज ऊर्जा अल्फा कण की स्थिर विद्युत की स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ये तो सर इस प्रकार के कर लेंगे। अब आ जाओ बोहर मॉडल, क्या आ जाएगा अब, बोहर मॉडल है ना, बोहर मॉडल है ना, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर मॉडल, बोहर मॉडल बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय अंदर की तरफ जो लगता है उसको अपकेंद्रीय बल, स्थिर विद्युत की आकर्षण द्वारा प्राप्त होता है। ये देखो, ये जैसे नाभिक है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को एक तो बाहर बल, वी वेग से घूम रहा है तो बाहर बल लगेगा ना, mv² बटा r, ये r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है तो mv² बटा r, तो अंदर की तरफ जो बल लगता है वो स्थिर विद्युत की आकर्षण, या जेडी आवेश है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ई आवेश है, तो ये स्थिर विद्युत की आकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, तो क्या मैं बोल दूं, अंदर वाला बल अपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल बराबर mv² बटा r के बराबर हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल जो अभिकेंद्रीय बल है उसको संतुलित करेगा, तभी तो वृत्ताकार गति होगी। वृत्ताकार गति के लिए बाहर वाला बल बराबर अंदर वाला बल होता है, तो ये रखो k या यू लिखो जेडी ई अपॉन 4πε0 1/4πε0 r स्क्वायर इज इक्वल टू mv² बटा r, एक r से r गया, तो यहां से आ जाओ कितना आ जाएगा, ये छोड़ो भी, हाँ तो ये बस तो यहीं रख दो, यहीं छोड़ दो, ये समीकरण 1 ZE² अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, ये इसको यूं रहने दो, ये r, ये समीकरण 1, ये भी काम में लेंगे, ये तो अपकेंद्रीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, अभी यही रहने दो। अच्छा अब देखो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा क्यों, जो बात रदरफोर्ड नहीं समझा सका वो बोहर ने कैसे समझे। देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्थायी कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्थायी कक्षाओं में ही घूम सकता है। मैं
चक्कर लगा सकता है, चक्कर लगा सकता है, लगा सकता है। ये वे कक्षाएं, ये वे कक्षाएं हैं, कक्षाएं होती है, लगा सकता है। इन्हें स्थायी कक्षाएं, इन्हें स्थायी कक्षाएं, स्थायी कक्षाएं या स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। उस ऊर्जा स्तर, स्तर कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अतः MVR is equal to n times of h/2π। MVR बराबर h/2π का पूर्ण गुणज है। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2, है ना। इसे बोहर का कोणीय संवेग क्वांटाइजेशन भी कहते हैं का नियम, क्वांटाइजेशन नियम भी कहते हैं। अरे मतलब क्वांटाइजेशन की कंडीशन है ये बोहर की, ठीक है, कि क्वांटीकृत होता है ना, कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसका 1 गुना 2 गुना इसके अलावा कोई कोणीय संवेग हो ही नहीं सकता। ये कैसा है, ये थोड़ा सा डी ब्रोगली का नियम जो था ना कि इलेक्ट्रॉन की पूर्ण, तो ये ऐसी कक्षा जिनमें इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी तरंग दैर्घ्य बनाता है। ये वो कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो तरंग प्रकृति होती है उसकी पूरी व्याख्या कर देती है ये कक्षा है, समझ गए। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की पूरी तरंग व्याख्या हो जाती है। मतलब इन कक्षाओं की जो लंबाई होती है 2πr, वो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य उसका पूर्ण गुणज होती है। तो इन कक्षाओं की जो लंबाई होती है ये 2πr, वो ये जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका पूर्ण गुणज होती है। ये जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, ये इसका पूर्ण गुणज होती है, इसका ये पूरा गुणज होती है। ये 2 है ना, ऐसे 3, ऐसे पूरी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी ये, ठीक सर। तो ये हो गया दूसरा। तो MVR बराबर NH/2π। तीसरा देखो, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा तलों में गमन करता है, में स्थानांतरित होता है, में स्थानांतरित होता है, तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है, समझ गए। तो यहां से बोल दूं E2 - E1 बराबर h/nu, यह फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगा। तो दोनों ऊर्जा स्तरों के बराबर जो ऊर्जा अंतर है उसके बराबर का फोटोन उत्सर्जित करता है, समझ गए। तो ये हो गया। तो बोहर ने 3 बातें बोली कि कुछ ऊर्जा स्तर स्थायी होते हैं, कौन से, जहां पर कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये क्वांटाइजेशन का नियम हो गया, उसका बोहर का कोणीय संवेग क्वांटाइजेशन का नियम हो गया, समझ गए। और दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतरों के बराबर का फोटोन उत्सर्जित करता है जब स्थानांतरण होता है, ठीक सर। अब यहां से आ जाओ। तो अब देखो, ये 1 और ये 2 समीकरण है। इन 2 समीकरणों से त्रिज्या, वेग और ऊर्जा के सूत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। ये देखो, तो समीकरण 1 कौन सी, ये यहां वापिस लिख रहा हूं, ZE² ये ध्यान था, 4πε/r² इज इक्वल टू mv²/r। ये समीकरण 1 वह है ना। तब यहां से r से r काट दो, तो इसको और वापिस लिख रहा हूं, ये r से r काट दी, तो यहां से बोल दूं क्या कितना गया, ये देखो, ये r उधर भेज दिया, तो ZE² 4πε0
ये आर उधर, तो एम वी स्क्वायर बटा आर, ये समीकरण 1। वह समीकरण एम वी आर बराबर एन एच अपॉन, ये लिख दो, एन एच अपॉन 2 पाई बराबर एम वी आर, ये दो है ना, इन दोनों से। अब अपने को वेग व त्रिज्या के सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है, तो क्या मैं भाग लगा दूंगा तो वेग आ जाएगा। देखो v और r दो ही अननोन है, ए v और r दो अननोन है, वो दोनों एक तरफ कर दिए, इधर का r भी इधर लिया है मैं, देख पक्षांतर करके। अब सीधा भाग लगाऊंगा तो v बचेगा, r उठ जाएगा, तो लगाओ समीकरण 1 बटा 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर लगाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से v बचा, तो यहां से आ जाएगा एम वी स्क्वायर आर बटा एम वी आर, यहां से आ जाएगा बेटा कितना, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से m गया, r गया, एक भी गया, तो यहां से v बराबर कितना गया बेटा, z अलग कर दो, n अलग कर दो, तो मैं बोल दूं ई स्क्वायर 2 पाई, ये भी चला जाएगा 2 पाई से, तो ई स्क्वायर अपॉन नीचे 4 पाई से 2 पाई घटा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये जो बचा, और z बाई n, ये आ गया। अब इसको हल करने पे ये आ जाएगा बेटा 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वेग, ये आ गया वेग। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ये होता है 2.18 इंटू 10 की घात 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, इस वेग से गमन करता है। ये सारे मैंने मान रख के हल कर दिए, मान रख के हल करने पर हल तुम्हें नहीं करना, हल करने पर बस तुम तो ये ध्यान रखो आया कैसे। तो दो समीकरण है, कौन सा, एम वी स्क्वायर बटा आर बराबर के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अंदर वाला बल बराबर बाहर, अंदर वाला स्थिर विद्युत की आकर्षण, और एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, तो एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, और ये एम वी स्क्वायर बटा आर बराबर के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक सा, अब आ जाओ समीकरण 1 में 2 का भाग लगाया तो ये आ गया। अब देखो अगर आर चाहिए तो वेग इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर बटा 1 का भाग लगा दो, इसका स्क्वायर करो तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, इसका भाग लगाऊंगा वी स्क्वायर उठ जाएगा और एक आर बच जाएगा। तो समीकरण 2 का इधर देखो, समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 का भाग लगाने पर तो कितना आ जाएगा बोलो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ये देखो ये, तो इसका वर्ग करा, अब उधर कितना आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो एन एच अपॉन 2 पाई का वर्ग बटा कितना आ जाएगा यहाँ, ये जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये अब आ जाओ कितना आ जाएगा, तो ये वी स्क्वायर उठ गया, एक एम और एक आर गया, तो यहां से आ जाएगा बेटा एम आर इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा एन स्क्वायर है ना एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा अपॉन जेड ई स्क्वायर, तो यहां से मैं बोल दूं ये 4 पाई गया, तो यहां से एन स्क्वायर बाई जेड आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर पाई अब एम, ये इधर भेज दिया आर बराबर, ये देखो ये सब इसमें ध्यान मत है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एक नीचे रह गया, ई स्क्वायर यहाँ आ गया है ना, ये एक जेड रह गया और एन स्क्वायर रह गया, तो यहां से बोल दो मैं एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम नहीं, इसको हल करूंगा मैं भी, ये तो आया आर। अब इसको हल करने पर ये सारे कचरे की वैल्यू हल करने पर ये कचरा आया कैसे समझ में आ गया, ये किसको किसमें भाग लगाया, एक बार सीधा एम वी स्क्वायर बाई आर, और उधर आया था एम वी स्क्वायर आर और एक एम वी आर, सीधा भाग लगाया वी आ गया, स्क्वायर करके भाग लगाया आर आ गया, यस सर। अब इसमें देखो एम नीचे आ रहा है ई नीचे आ रहा है, ये सब ध्यान दो। चलो अब हल करने पर कितना आ जाएगा, तो आर बराबर वेरिएबल 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम, ये बस ये याद रखो, ये एंगस्ट्रॉम। तो वेग का सूत्र आ गया, त्रिज्या का सूत्र आ गया, तो त्रिज्या और वेग के सूत्र आ गया। अब ऊर्जा का सूत्र, ये ऊर्जा की उत्पत्ति, ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा व कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा व कुल ऊर्जा। तो यहां से बोल दो समीकरण 1 क्या आई थी, समीकरण 1 क्या, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, याद है एम वी स्क्वायर बटा आर, इसको के लिख दो, के जेडी स्क्वायर यू लिखो, के जेडी स्क्वायर जेडी अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटा आर,
यहां से एक आर उड़ाया, तो यहां से देखो हाफ का गुणा करा, हाफ एम बी स्क्वायर, इससे क्या गतिज ऊर्जा आ गई? देखो बेटा गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम बी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की, स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस के जेडी ई अपॉन आर। याद है स्थिर विद्युत की के Q1 Q2 अपॉन आर माइनस का, सॉरी के Q1 Q2 अपॉन आर, हाँ माइनस का। तो स्थिर ऊर्जा माइनस हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक आवेश ऋणात्मक है, एक धन है एक ऋण है, हो सूत्र तो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, पर Q1 है जेडी, Q2 है माइनस ई, ठीक है। तो यहां जाओ, देख समझो समझो, छोड़ देख बेटा, गतिज ऊर्जा आ जाएगी कितनी? हाफ एम बी स्क्वायर, पूरा लिख शुरू से समझ, गतिज ऊर्जा आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक साहब। अब ये शक्ल अलग है, और स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर, इसको लिख दू के जेडी ई अपॉन आर माइनस का, ये हो गई स्थिर ऊर्जा। ये समीकरण 1, समीकरण 2, या इसको लिख दो ए और बी। अब समीकरण ए और बी है, तो स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तो लिख दी मैंने, लेकिन इनकी शक्लें मैच नहीं कर रही। देखो तो कुल ऊर्जा कैसे लिखूं? क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर और एक जेडी, तो कहीं से ये वाली वैल्यू ले आऊं। अब देखो शक्लें मैच नहीं कर रही, गतिज ऊर्जा ऐसी, स्थिर ऊर्जा ऐसी है। अब कुल ऊर्जा निकालने, दोनों को जोड़ना, तो पहले ये लाओ। तो याद है एम बी स्क्वायर कहां आया था? के जेडी ई अपॉन आर स्क्वायर, अंदर वाला बल बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर, वहां से एम बी स्क्वायर इस के जेडी के पदों में लिया। तो बोल दूं जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, वृत्ताकार गति के लिए बोलो क्या, बोहर के अनुसार जानते हैं, वृत्ताकार गति के लिए लिखा था ना, वृत्ताकार गति के लिए, गति के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति कर रहा था, याद है के जेडी ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटा आर, ये आर गया, तो यहां से बोल दूं, यहां से आ जाएगा एम बी स्क्वायर बटा एम बी स्क्वायर बराबर के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। ये समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, तो मैं बोल दूं ये गतिज ऊर्जा कितनी आ गई बोलो? तो ए में रखो, ये रही है समीकरण यहां, तो ये आ जाएगी गतिज ऊर्जा बराबर, बोलो तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ के जेडी स्क्वायर, हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, ये समीकरण सी हो गई। तो ये देखो ए को सी बना दी मैंने, एम बी स्क्वायर का मान रख दिया। अब देखो यही लिखता हूं, इधर देख गतिज ऊर्जा क्या बन गई, इस समीकरण को वापस यहां लिख रहा हूं, कहां गई है, तो इसी के नीचे लिख रहा हूं, ये गतिज ऊर्जा को उसी के नीचे लिख रहा हूं, यहां देख, तो यहां लिख दो ये स्थिर ऊर्जा, यहां ये ए बी, ये बी, ये सी, के ई बराबर गतिज ऊर्जा बराबर हाफ के जेडी ई अपॉन आर। इससे तुलना हो जाएगी, देखो स्थितिज ऊर्जा है माइनस के जेडी ई अपॉन आर, गतिज ऊर्जा है हाफ के जेडी ई अपॉन आर। तो क्या मैं बोल दूं स्थितिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा उसकी आधी है और धनात्मक है, ये देख गतिज ऊर्जा आधी है, ये सी समीकरण यहां लिख दी। अब कुल ऊर्जा करो इनकी, कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा, और दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का आधा और माइनस का एक, तो माइनस एक आ जाएगा। तो मैं बोल दूं कुल ऊर्जा आ जाएगी माइनस आधा, सॉरी प्लस का माइनस का एक और प्लस का आधा, तो माइनस का आधा, माइनस आधा के जेडी ई अपॉन आर, ये तो यहां पे कुल ऊर्जा लिख दो, तो ये कुल ऊर्जा आ गया डी, यहां पे कुल ऊर्जा हाफ माइनस का हाफ के जेडी, थोड़ा सा ऊपर करना इसको, गतिज ऊर्जा को ऊपर लिख रहा हूं, गतिज ऊर्जा प्लस हाफ के जेडी ई अपॉन आर, समीकरण बी सी, टोटल ऊर्जा माइनस हाफ के जेडी ई अपॉन आर, ये बी। तो माइनस एक प्लस आधा, दोनों को जोड़ा माइनस आधा, ये तो स्थितिज ऊर्जा माइनस के जेडी ई अपॉन आर, गतिज ऊर्जा प्लस हाफ के जेडी ई अपॉन आर, कुल ऊर्जा माइनस हाफ के जेडी ई अपॉन आर। अब सर क्या हुआ, तो देखो अब अपने को क्या कुल ऊर्जा का सूत्र जो आया, देखो कुल ऊर्जा तो कुल ऊर्जा माइनस हाफ के जेडी ई अपॉन आर। अब यहां मान रख के हल करूंगा, हाफ के का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जेड अलग कर रहा हूं, ई स्क्वायर अपॉन आर का मान रख दूंगा, तो आर का मान मैं वो जो भी आया था वो रखूंगा 0.529 इंटू 10 की घात -10 एन स्क्वायर बटा जेड, और एक जेड वो है ही है, तो जेड स्क्वायर आ जाएगा ये। अभी हल करा, अब इसको हल करने पर
इस पूरे कचरे को हल करने पर तुम्हें हल नहीं करना, कुल ऊर्जा बराबर आती है बेटा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये देखो एक जेड ऊपर था, आर में एन स्क्वायर बटा जेड आता, तो वो जेड ऊपर जाके जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर बन गया एंगस्ट्रॉम, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा आती है। तो किसी भी नाभिक किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किसी कक्षा में ही होती है, जहां ई कक्षा एन कक्षा की संख्या है और जेड परमाणु क्रमांक है, ये ऊर्जा। बिल्कुल ओके, -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कुल ऊर्जा हो गई। ये वेग हो गया, त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या, ये वेग, ये त्रिज्या, ये वेग। तो वेग, अब किस तीनों सूत्र याद कर लो, क्या डेरिवेशन, तुम डरो मत डेरिवेशन से। वेग बराबर होता 2.16 इंटू 10 2.18 इंटू 10 की 6 जेड बटा एन। त्रिज्या होती है बेटा, त्रिज्या होती है 0.5 to 9 एन स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। और कुल ऊर्जा होती है बेटा, कुल ऊर्जा होती है बेटा, कुल ऊर्जा होती है बेटा, ये सूत्र सबको याद होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। अब गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा और कुल ऊर्जा देखो, अब वो कई बार गतिज ऊर्जा पूछते हैं। अब गतिज ऊर्जा हाफ एमवी स्क्वायर से नहीं निकालूंगा, बहुत लंबा पड़ेगा। क्या मैं बोल दूं गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा में संबंध निकाल लूं? तो यहां से देखो, यहां से देख, कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की शक्लें मैच करती है, देख बस प्लस माइनस का अंतर है। तो मैं बोल दूं कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, स्टार मार्क करके लिखे। क्या मैं बोल दूं कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर, कुल ऊर्जा बराबर या गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा निकालने अंतर हो, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर माइनस ऑफ कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी की माइनस हो जाएगी ये। तो जो गतिज ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा की माइनस है, देखो टोटल एनर्जी की माइनस। हाँ, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं बोल दूं कुल ऊर्जा के बराबर है, सॉरी माइनस माइनस है दोनों, और कुल ऊर्जा की डबल है। ये देखिए आधा आ रहा है, यहाँ पूरा एक आ रहा है, तो मैं बोल दूं दुगुनी है, माइनस तो है दुगुनी है, तो बोल दूं ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों कुल ऊर्जा के पदों में निकाल दी मैंने बेटा। कुल ऊर्जा माइनस हाफ है, गतिज ऊर्जा प्लस हाफ है, तो गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के माइनस के बराबर है। कुल ऊर्जा ऋणात्मक है और गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा में कुल ऊर्जा में माइनस लगाता तो गतिज ऊर्जा आ जाती है। देखो कुल ऊर्जा में एक माइनस लगाता तो माइनस माइनस प्लस होकर गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और ये दोनों माइनस है, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा माइनस है, स्थितिज ऊर्जा दुगुनी है। देखिए माइनस आधा है, यहाँ -1 है, तो दुगुना है। तो क्या मैं बोल दूं स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की दुगुनी है? यस सर, और होना भी है। देखो दोनों को प्लस करा, गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक है, ये ज्यादा है तभी तो कुल ऋणात्मक है। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, गतिज ऊर्जा धनात्मक है, और कुल ऊर्जा ऋणात्मक इसलिए है क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है। ठीक साहब, तो ये संबंध आ गया। ठीक सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है बेटा। अब अपन थोड़े क्वेश्चन करके देखेंगे इन सब पे, ठीक है? थोड़े क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो, हाँ बेटा, अब जो रामायण पढ़ी उस पर क्वेश्चन देखते। देखो एग्जाम्पल 1, ठीक है? पहला क्वेश्चन, मतलब खूब सारे क्वेश्चन होगा था ना, 3-4 तो एग्जाम्पल 5 कर लो इसको। निम्न में से किस तत्व के लिए बोहर मॉडल के लिए बोहर सूत्र या बोहर सूत्र, कोई बोहर सूत्र लगाए जा सकते हैं, बोहर सूत्र लगाए जा सकते हैं। तो देखो बेटा, ए He, B H, He परमाणु, हीलियम परमाणु, B H हाइड्रोजन परमाणु, C He प्लस D, B व C दोनों सत्य है, B व C दोनों। अब सुनना ध्यान से हो इस क्वेश्चन की खास बात,
जब मैंने बोहर सूत्र की व्युत्पत्ति करी तो याद है, अंदर वाला बल के जेडीई, याद करो के जेडीई, तो बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था। तो बोहर मॉडल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए ही लगता है, क्योंकि जब सूत्र की व्युत्पत्ति हुई थी तो के जेडी केंद्र का आवेश और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो के जेडीई। तो क्या मैं बोल दूं एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए ही लगेगा? तो एच ही गलत हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एच में दो होते हैं लेकिन आपने एक उड़ा दिया तो इसके लिए भी लगेगा, तो उत्तर है डी। तो क्या मैं बोल दूं इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन वाले। तो यहाँ पे क्या है कारण बोहर मॉडल, बोहर सूत्र, बोहर मॉडल, बोहर मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए ही लगता है। समझ गए? तो बोहर मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए लगता है, एक से अधिक वालों के लिए नहीं लगता। सर समझ में आ गई? तो निम्न में से किस तत्व के लिए बोहर सूत्र लगेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के लिए, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा ये बी व सी दोनों। चलो आगे आ जाओ। कोणीय संवेग का कौन सा मान, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का कौन सा मान स्थायी कक्षा को प्रदर्शित करता है? ए एच अपॉन पाई, बी 3h अपॉन पाई, सी h अपॉन 4 पाई, डी 3h अपॉन 4 पाई। ये है ना, एक से अधिक भी राइट हो सकते हैं, ठीक है। कौन से कोणीय संवेग का मान स्थायी कक्षा को निरूपित करता है ना, स्थायी कक्षा। याद है बोहर ने क्या बोला, स्थायी कक्षा में कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इन सबको h अपॉन 2 पाई के पदों में लिख लो। कई बच्चे इसको देखते ही काट देते, नहीं इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर, इसमें 2 का गुणा हमेशा नीचे 2 पाई लिया, दिमाग मत लगा ये। तो 2 का गुणा 2 का भाग करो तो मैं बोल दूं ये h अपॉन 2 पाई का दुगुना है। यहाँ पे भी 2 का गुणा 2 का भाग करो तो मैं बोल दूं यहाँ 6, 2 का गुणा 2 का भाग, दिमाग मत लगा देना ये। तो 6 गुना बिल्कुल, ये भी स्थायी कक्षा, ये भी स्थायी है, क्योंकि ये h अपॉन 2 पाई का 6 गुना है, ये h अपॉन 2 पाई का 2 गुना है। यहाँ आ जा तो मैं बोल दूं ये 1/2 आ गया h अपॉन 2 पाई का, है ना। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आ जाओ तो मैं बोल दूं ये 3/2 आ गया h अपॉन 2 पाई का, ये तो मैं बोल दूं ये भी गलत है। तो उत्तर आ गया ये दोनों। तो h अपॉन 2 पाई का ये कौन गुणज है? समझ में आ गई सर? तो ये h अपॉन 2 पाई का 2 गुना, ये h अपॉन 2 पाई का 6 गुना, तो ये दोनों स्थायी कक्षाओं को निरूपित करते हैं। ठीक सर। तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का कौन सा मान स्थायी कक्षा को निरूपित करता है? तो ये दोनों। ठीक सर। अब देखो इससे मैं बोल दूं ये छठी कक्षा n गुना, और वो n कक्षा की संख्या होती है, तो ये छठी कक्षा, याद है n कक्षा की संख्या है, ये छठी कक्षा, ये दूसरी कक्षा है, तो ये दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग है छठी का। तो क्या मैं बोल दूं ऐसे कोणीय संवेग भी निकाल सकता हूं? जैसे देख इधर देखो, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करो। का कोणीय संवेग का मान ज्ञात करो, है ना। मैं 4 ऑप्शन ही दे रहा हूं उसमें, ज्ञात करो, हल ही करना। अब कोणीय संवेग में mvr मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग और r नहीं रखूंगा, तो सर h अपॉन 2 पाई से करूंगा। इधर देख, तो क्या मैं बोल दूं प्रथम उत्तेजन अवस्था का मतलब बता पहले। तो प्रथम उत्तेजन अवस्था मतलब n बराबर 2। प्रथम उत्तेजन अवस्था मतलब 1 ऊपर, तो n बराबर 2। तो बोलो कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग अब होता है mvr। कोणीय संवेग mvr बराबर h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज कर दो इसको n गुना। तो बोलो, तो दूसरी कक्षा के लिए यहां से बोल दो कोणीय संवेग l बराबर, तो यहां 2 गुना ऑफ h अपॉन 2 पाई, n का मान 2, चूंकि n का मान 2 रखो, n का मान 2, जैसे n का मान 2 रखा 2 से 2 कट गया तो h आ जाएगा 6.6 × 10⁻³
पाई का मान 3.14, तो ये काटा तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो एल बराबर आ जाएगा 2 पॉइंट, अरे बोलो 3 से काटा 2.1 के करीब। अरे वो देख लेना बेटा, है ना, मैं थोड़ा रफ हल कर रहा हूँ बेटा, मेरा मान में इंटरेस्ट नहीं है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कर लेना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड देख लेना, तेरे जो भी है मात्रक। तू तो ये देख, मैंने ये h/2 में यहां से अगर NH/2 तो ये आ गया कोणीय संवेग। क्लियर है क्या? तो ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ठीक सर, चलो आगे। हाँ अब देखो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए R1 अनुपात R2 के लिए पहली व दूसरी कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 होगा A 1:1, B 1:4, C 4:1, D 1:2। अब सबसे पहले दिमाग लगा, इधर देख, या चल पहले इधर देख हल। तो क्या मैं बोल दूं R1 अनुपात R2, इधर देख R1 अनुपात R2, तो त्रिज्या का सूत्र कितना था 0.529 n²/z। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z1, अरे बाद में रखूंगा, चलो N1, तो मैं बोल दूं n सूत्र R बराबर 0.529 n²/z से तो यहां से मैं बोल दूं कितना आ जाएगा, बोलो R1 अनुपात R2, तो ये आ जाएगा 0.529 n पहली कक्षा 1² हाइड्रोजन के लिए 0.529 ये 2² n2 Z1, तो यहां से कट गए, तो यहां से 1:4 आ जाएगा क्या, ये तो कक्षाओं का त्रिज्याओं का अनुपात 1:4। ये अब आ जाओ इधर देखो, हाइड्रोजन, अच्छा अक्कल से देख, दिमाग लगा, बता किसकी कक्षा बड़ी होगी। इधर देखो, हाइड्रोजन परमाणु में पहली कक्षा पास होती है, दूसरी, तो पहली पास होती है, दूसरी दूर, तो बोल दो R2 बड़ी आएगी, R2 ग्रेटर देन R1 होगी। जितना R ज्यादा उतना, तो R2 बड़ी होगी, तो इधर वाला बड़ा, तो ये गया, इधर वाला बड़ा, ये हो सकता है, ये गया, इन दो में से एक। अब सूत्र याद होना चाहिए कि R समानुपाती n² होता है। अब समझ में आया लॉजिकली n ऊपर क्यों आता है, जितनी ज्यादा कक्षा की संख्या उतनी बड़ी त्रिज्या, जितनी कक्षा की संख्या ज्यादा होगी उतनी दूर होगी, उतनी त्रिज्या बड़ी होगी। तो याद रखने का तरीका, तो त्रिज्या के सूत्र में n² ऊपर आता है, क्योंकि n के साथ बढ़ेगी तो n ऊपर आता है, वेग में n नीचे z ऊपर आता है। ठीक साहब, आ जाओ अगला देखो, हाइड्रोजन व He+, ए बोहर मॉडल लगेगा He+ के लिए कि प्रथम कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात A 1:2, B 2:1, C 1:4, D 1:1। तो दोनों की प्रथम कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात। अबे यार एक बात बता, ये हाइड्रोजन, इधर देख, पहले सूत्र लगा R बराबर 0.529 n² से तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा RH अनुपात RH+, तो यहां से बोल दूं 0.529 है ना, पहली कक्षा n²/h के लिए 1 अनुपात 0.529 n² 1² अपॉन He+ के लिए 2, ये कट गए, तो यहां से बोल दो 2:1, तो ये आ गया 2:1, ये 2:1 नहीं, ये तो आया डायरेक्ट 2:1, ये क्रॉस क्यों करे मैंने D, अभी ये तो दिमाग अब लगाऊंगा C। सर आपका दिमाग आज है का, इधर देख, अब दिमाग से, ये तो हो गया हल से, दिमाग लगाते हैं यार। एक बात बता, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा, हीलियम में 2 प्रोटॉन के अंदर पे He+ में और 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों 2 थे, 1 निकाल दिया He+ में। अब बताओ दोनों की पहली कक्षा में केंद्र पर इसमें 1 आवेश है, यहां पर केंद्र पर 2 धनावेश है, तो क्या मैं बोल दूं इसमें खिंचाव ज्यादा लगेगा तो थोड़ा करीब होगी ये कक्षा। अरे खिंचाव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होगा ना इसमें, तो क्या मैं बोल दूं यहां आकर्षण का बल अधिक है,
यहाँ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ दो प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो क्या मैं बोल दूं हीलियम में आकर्षण ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन थोड़ा करीब आ जाएगा तो कक्षा छोटी होगी, तो ये छोटी होगी, हीलियम की छोटी होगी, ये बड़ी होगी। तो पहला वाला बड़ा होगा, पहला वाला बड़ा होगा, पहला वाला बड़ा होगा, गलत, पहला वाला बड़ा होगा, गलत, पहला वाला बड़ा होगा, गलत। इन सब में पहला वाला छोटा और दूसरा वाला बड़ा या बराबर है, ये इसमें है, पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा। ये उत्तर हो गया। तो मेरे हिसाब से त्रिज्या वाली बात समझ में आ गई तेरे, तो त्रिज्या समझ में आ गई, क्लियर है। पहली व दूसरी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात समझ में आ गया। उत्तेजन अवस्था क्या समझ में आ गई, कोणीय संवेग समझ में आ गया, क्लियर है क्या। अब देखो, हाँ, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में, मूल अवस्था खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मूल अवस्था में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो सुनना ध्यान से हो, ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी। और अब गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर से नहीं निकालूंगा, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की हाफ mv स्क्वायर से नहीं निकालूंगा बेटा, गलत। तो सर गतिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा माइनस कुल ऊर्जा का ऋणात्मक, ये सूत्र पढ़ाया मैंने। कुल ऊर्जा जितनी होती है दोनों की शक्लें मैच करती है, बस कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है और गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है। आजा, तो यहां से बोलो कुल ऊर्जा, तो -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, कुल ऊर्जा का सूत्र लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कुल ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बोलो, +13.6, तो निकाल, पहले निकाल। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए -13.6, मूल अवस्था हाइड्रोजन के लिए Z1 और मूल अवस्था के लिए N1, तो मैं बोलता हूं ये आ गई -13.6, तो कुल ऊर्जा आ गई बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो गतिज ऊर्जा कितनी आई, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी कुल ऊर्जा का ऋणात्मक। तो कुल ऊर्जा के बाहर माइनस लगा दिया था, कुल ऊर्जा के बाहर माइनस लगा दिया था, माइनस माइनस प्लस 13.6। खूब पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। तो गतिज ऊर्जा पूछते हैं, अगर स्थितिज पूछते तो कुल ऊर्जा की दुगुनी, माइनस ही रहती पर कुल ऊर्जा की दुगुनी, स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की दुगुनी आती, ऋणात्मक में दुगुना छोटा होता है, ध्यान रखना। तो ठीक सर, अगला देख, He+ परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था, प्रथम या तृतीय उत्तेजन अवस्था, तृतीय उत्तेजन अवस्था, उत्तेजन अवस्था में द्वितीय, प्रथम उत्तेजन अवस्था, प्रथम उत्तेजन अवस्था, उत्तेजन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इस बार स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं, इधर देख, कुल ऊर्जा से निकालो, स्थितिज ऊर्जा में भी कुल ऊर्जा निकालूंगा मैं, -13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। He+ के लिए जेड बराबर 2, प्रथम उत्तेजन, तो प्रथम उत्तेजन मतलब n बराबर 2, एक ऊपर, ठीक साहब, रखने पर तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बोलो, -13.6, 2 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, तो टोटल एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी याद है, दुगुनी ऑफ कुल ऊर्जा होती है, आ जाओ, तो स्थितिज ऊर्जा की दुगुनी होती है, कुल ऊर्जा की दुगुनी होती है, तो दुगुना ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तर, ये तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तर आ गया। तो ये दो तो वैसे घट गए, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है तभी तो कुल ऊर्जा ऋणात्मक आती है, क्योंकि गतिज तो धनात्मक होती है। तो कुल ऊर्जा ऋणात्मक तभी आएगी जब स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक होगी और स्थिति ज्यादा होगी, तभी तो गतिज कम होगी और स्थिति ज्यादा होगी और ऋणात्मक होगी, तभी तो जुड़ के ऋणात्मक आएगा। सब दिमाग लगा लेंगे, तो ये समझ गए। चलो इसके आगे अगले टर्न पे बात करेंगे बेटा।